We are going to start study of sound. Note some questions and their respective answers serially. The first question is, what is sound? Whatever sensation we get by our ears is sound. Sound is that form of energy which makes sensation to our ears. Sound does not sense to our human ears only, but it affects all creatures in the world. Elephants, lions, bats, all they sense sound in their own ways. What is sound? Sound is that form of energy which makes sensation to ears. जो भी हम कान से सुनते हैं वो साउंड है. अब अगली बात, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. Production of sound may be done in many ways. Sound is produced by vibrations of wires. जैसे गिटार, सितार, बीना के तारों से भी साउंड हमें मिलती है. ढोल नगाड़ों पर मढ़े हुए चमड़े पर थाप लगाने से वो चमड़ा भी वाइब्रेशन करता है. तबला का चमड़ा भी वाइब्रेशन करता है. तो वाइब्रेशन से ही साउंड डेवलप होती है. Sound is produced by vibrations of wires or tuning fork or by explosions or by your mouth. You can produce sound. Even boiling water surface also produces some feeble sound. You can hear it at the moment of boiling water in a kettle. Does sound need medium? Yes. Sound needs medium to travel from the source to your ears. जहाँ साउंड पैदा होती है, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू योर ईयर्स. टू योर ईयर्स कोई भी मीडियम हो सकता है. एयर, एनी गैस, any type of liquid, any of solid. In vacuum, we cannot produce sound. An astronaut at moon, by crying, cannot send his messages to other astronaut, because
at moon surface there is no air. So from mouth of one astronaut to ear of another astronaut there is no medium. So the sound cannot be produced there at the moon surface. Without physical medium, we cannot produce sound. How sound travels in medium? Sound travels in form of waves. इन कुछ बातों को लिख लेते हैं, उन्हें बार बार पढ़ते हैं, उस पर मनन और चिंतन करते हैं, तो वो चीज़ें कॉन्सेप्ट रूप में आपके मस्तिष्क में भर जाती हैं। उन पर ध्यान देना पड़ता है। पहले ये सिंपल बातें ये हों। कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताया? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ समथिंग। दूसरी बात, साउंड प्रोडक्शन नीड्स मीडियम। मीडियम में भी लिक्विड और एयर और सॉलिड। अगली बात, साउंड ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स के बारे में अभी तुमने कभी सुना नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, तो वेव्स के बारे में अभी हम बताएंगे। वेव्स का साधारण परिचय ये हुआ, जैसे जल की सतह पर ऐसी लहरें बनते हुए तुमने देखा होगा। तो ये कुछ साधारण शब्द हमने लिखे हुए हैं। व्हाट आर वेव्स? सिंपल आंसर है, वेव्स आर सिंपल वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इन रेगुलर फैशन। आपको इतना ही आंसर देना है। मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं। आप ये एग्जाम्पल किसी एग्जामिनेशन में नहीं लिखेंगे। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर वेव्स, तो उसका आंसर बस इतना ही लिखेंगे आप, वेव्स आर सिंपल वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इन रेगुलर फैशन। लिखेंगे आप इतना ही, ये सब नहीं लिखेंगे आप। इसको नोट कर लिया है तो मैं आगे बताने जा रहा हूं। वेव दो प्रकार की होती हैं। साउंड वेव को मैकेनिकल वेव भी कहते हैं, साउंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। These waves are mechanical waves, and mechanical waves are of two types. First, transverse waves. जल की लहरों पर इस ढंग से बनने वाली तरंगों को तुमने देखा होगा। इनको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव को लैब में शो करने के लिए बेस्ट है स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट। उसे हम एक डायग्राम के द्वारा अभी हम बताएंगे, और उसे एक्सपेरिमेंटली आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये क्या है बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पर हम इन ट्रांसवर्स वेव्स वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर
to the direction of propagation of waves. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज कर लो ये वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है और इस वाटर सरफेस पर हमने ऊपर से कोई स्टोन पीस इस स्टैंडिंग वाटर में ड्रॉप कर दिया। ये स्टोन जैसे ही इस वाटर को हिट करता है, यहाँ पर इसके बगल में पानी ऐसे उड़ जाता है। जहाँ ये स्टोन गिरेगा पानी में, उसके चारों ओर का पानी इसके थ्रस्ट के कारण एक सर्कुलर फॉर्म में हम्प बनाकर ऊंचा उड़ जाता है। ये ब्लैक बोर्ड 2 डायमेंशन है, जबकि वो हम्प 3 डायमेंशनल फिगर में बन रहा है। तो आप इसे सोच करके विचार करके मेरी बात पर सहमत हो सकते हैं। जहाँ स्टोन पानी में गिरा, उस पॉइंट के चारों ओर का पानी सर्कुलर फॉर्म में ऊंचा उड़ जाएगा। जो पानी उसके चारों ओर उठता है, उस पानी के उठाव को हम हम्प कहते हैं। तो पहला हम्प जो बनेगा वो थोड़ा ऊंचा होता है। इसके बाद जब ये शांत होगा तो वहाँ इसके साइड में पानी थोड़ा गहरा हो जाता है। यहाँ पानी गहरा हो जाएगा। जब ये हम्प दबेगा तो इसके साइड में पानी गहरा हो जाएगा और उसके बाद इसके साइड में फिर दूसरा हम्प उठेगा। ये हम्प फिर ये पानी दबेगा, यहाँ का पानी दबेगा और वो फिर पानी से उठेगा। इस तरह से इस लहरें बनती हुई, जल तरंगें बनती हुई सर्कुलर फॉर्म में तुमने देखा होगा। किसी स्टैंडिंग वाटर में हमने कोई स्टोन पीस डाला तो उस स्टोन पीस के अराउंड इन सर्कुलर फॉर्म वाटर propagates towards outer side। पहला जो सर्कुलर हम्प बनेगा उसका रेडियस कम होगा, लेकिन उसके आगे जो सर्कुलर हम्प बनेगा उसका रेडियस उससे ज़्यादा होगा। फिर वो शांत होता है, उसके बाद तीसरा हम्प बनेगा सर्कुलर, और वह छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, बड़ा सर्किल, इस तरह से आप स्टैंडिंग वाटर में वॉच कर सकते हैं। यदि उस सर्किल पर हम केवल एक लाइन खींच दें, ये लाइन खींच दें, और यदि आप अपना पूरा ध्यान इस लाइन पर ही फोकस करें तो पानी को ऐसे ऊंचा उठता हुआ, नीचे गिरता हुआ, फिर ऊंचा उठता हुआ ऐसे आपने देखा होगा। इन्हें हम सामान्यतः जल पर बनने वाली लहरें कहते हैं। ये तरंगें ट्रांसवर्स वेव्स हैं। हमको किस बात पर ज़्यादा जोर देकर समझना है, कौन सी बात इम्पॉर्टेंट है और नोटेबल पॉइंट है। जैसे सपोज कर लो यहाँ कोई प्लास्टिक बॉल है, तो जब ये लहरें आगे बढ़ेंगी तो प्लास्टिक बॉल अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे ऐसे दोलन करेगी। प्लास्टिक बॉल
अपनी जगह को छोड़कर आगे पीछे नहीं जाएगी। मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर इधर उधर नहीं जाते, बल्कि वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं। और यदि वेव इस ढंग से फॉरवर्ड मूव कर रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, तो पार्टिकल्स का डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू यह है, इनके वाइब्रेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव्स के फॉर्म में नोटेबल पॉइंट है कि द वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इज एग्जैक्टली perpendicular to the direction of propagation of the waves, उसके परपेंडिकुलर है। ये नोटेबल पॉइंट है ट्रांसवर्स वेव्स में। बट साउंड वेव्स इन एयर प्रोपेगेट in the form of longitudinal waves। longitudinal waves कैसी हैं, मैं इसे बताने चल रहा हूं। longitudinal waves यहां लिखा तो है। एग्जाम्पल के लिए सपोज एक या सॉफ्ट एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यह स्प्रिंग लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यह स्प्रिंग लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और स्प्रिंग सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट का मतलब थोड़ा दबाने पर ज़्यादा दब जाएगी या थोड़ा खींचने पर ज़्यादा खुल जाती है। ऐसी सॉफ्ट स्प्रिंग से एक कोई छोटा मास राउंड अबाउट 100 ग्राम का कोई आयरन पीस आपने हैंग कर दिया। यह स्प्रिंग इन वर्टिकल पोजीशन हैंग कर रही है। अब इस पर थोड़ा हम इसको खींचकर छोड़ें तो देखेंगे, यदि इसका फोटोग्राफ लें आप तो आप देखेंगे कि कहीं तो इसके स्प्रिंग के छल्ले ज़्यादा दब गए हैं और कहीं पर खुल गए हैं, कहीं ज़्यादा दब गए हैं, कहीं ज़्यादा खुल गए हैं। ये कहीं तो यह कंप्रेशन में है, ये स्प्रिंग कहीं तो कंप्रेशन में है और कहीं रैरिफैक्शन में है। कहीं कंप्रेशन में है और कहीं रैरिफैक्शन है। एंड ऑन अनदर मोमेंट, जहाँ इसमें कंप्रेशन डेवलप किया था वहाँ पर यह रैरिफैक्शन हो जाता है और जहाँ रैरिफैक्शन था वहाँ कंप्रेशन हो जाता है।
जहाँ कंप्रेशन था वहाँ पर रैरिफ्रैक्शन हो जाता है, और जहाँ रैरिफ्रैक्शन था वहाँ कंप्रेशन हो जाता है। पीरियाडिकली स्प्रिंग ऐसे लुक करती है। इफ यू हैंग इट एंड जस्ट स्ट्रेच इट थ्रू elongation of 5 or 10 centimeter only, free the mass, it will start vibration. Vibration starts of mass, and just watch spring. Somewhere spring is in compression state, and some at another place it is in rarefaction state. Also compression, rarefaction. But just at another moment it was rarefaction. At the same place where you had seen compression, and compression on the place where you had watched rarefaction. After same time period you will watch again like this, and after same time period you will watch the state of a spring like this. इस वेव फॉर्म को हम कहते हैं, क्या लिखा था, लॉन्गिट्यूडिनल। इस टाइप का वेव फॉर्म लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाता है। और यदि किसी बहुत लंबे सिलेंडर में हमने, ये सिलेंडर लंबा होना चाहिए, बहुत लंबे सिलेंडर में हमने एक पिस्टन लगा रखा है, और इस पिस्टन को थोड़ा सा हम दबा करके छोड़ दें तो इसमें भी वही होता है। लेकिन एयर को तो तुम देख नहीं सकते कि कहाँ एयर दबी है और कहाँ एयर खुली हुई है, क्योंकि एयर को तो हम देख सकते नहीं। तो ऐसे होता है, मैं कह रहा हूँ ऐसे होता है, कहीं तो एयर दब जाती है और कहीं एयर की लेयर दूर दूर हो जाती है, कहीं एयर की लेयर नज़दीक आ जाती है और कहीं एयर की लेयर दूर दूर हो जाती है। इसको रैरिफैक्शन और इसको कंप्रेशन, रैरिफैक्शन कंप्रेशन, इसमें भी देखा जाता है। लेकिन आँख से हम उसको देख तो नहीं सकते। जब आँख से हम देख नहीं सकते तो मैं कैसे तुमको कह सकता हूँ कि ऐसा होता है। तो हम लोग इस लंबे सिलेंडर में लाइकोपोडियम पाउडर थोड़ा डाल देते हैं। लाइकोपोडियम पाउडर के पार्टिकल्स थोड़ा बड़े होते हैं और बहुत ही लाइट होता है वो। यहाँ पर वो पाउडर यूज़ नहीं तुम कर सकते हो जो चूने का पाउडर है या टल्कम पाउडर जो आप अपने फेस या बॉडी में यूज़ करते हैं, वो पाउडर हम यूज़ नहीं कर सकते। लाइकोपोडियम पाउडर के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत नगण्य होता है, नहीं होता है, बहुत कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between consecutive molecules or particles in lycopodium powder is negligible। तब हम लाइकोपोडियम पाउडर यूज़ करते हैं। यदि इसमें हम पिस्टन खोलकर थोड़ा लाइकोपोडियम पाउडर डाल दें और उसके बाद ये पिस्टन हमने फिट किया, पिस्टन को थोड़ा प्रेस करके छोड़ दें तो इसमें वाइब्रेशन पैदा होते हैं, और इसके वाइब्रेशन को यहाँ वॉच कर सकते हैं आप कि आगे पीछे वाइब्रेशन कर रहा है। जब ये शांत हो जाए, अर्थात पिस्टन का आगे पीछे मूव करना शांत हो जाए, तब
यदि ये सिलेंडर ग्लास का है तो आप देख सकते हैं कि कहीं तो लाइकोपोडियम पाउडर के हीप्स बने हुए हैं, जगह जगह लाइकोपोडियम पाउडर के हीप्स बन जाते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि ये प्रूफ मिलता है कि लाइकोपोडियम पाउडर जहाँ कंप्रेशन था वहाँ पर हीप बना दिया होगा, और जहाँ ये रैरिफ्रैक्शन था वहाँ पर पाउडर नहीं होता है। बाद में इसे खोलकर हम देख सकते हैं, या यदि यह ग्लास वाल का है यह सिलेंडर, तो आप बाहर से इसको वॉच कर सकते हैं। तो साउंड वेव्स इन एयर ट्रैवल in the form of longitudinal waves. जब साउंड मूव करती है तो कहीं पर हवा दब जाती है, कहीं पर फैल जाती है। दब फैल के रूप में यह साउंड वेव आगे बढ़ती है। इसमें नोटेबल बात क्या है? एयर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन यहीं पर टू एंड फ्रो होता है। टू एंड फ्रो एयर मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन टू एंड फ्रो हो रहा है। और यदि इसको हम सोर्स माने, इस पिस्टन को हमने सोर्स ऑफ साउंड माना, तो सोर्स ऑफ साउंड से, सोर्स ऑफ वेव से ये तरंगें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, प्रोपेगेट कर रही हैं। तो मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन टू एंड फ्रो इन द सेम डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। जिस दिशा में यह वेव आगे बढ़ रही है उसी दिशा में टू एंड फ्रो मोशन मीडियम पार्टिकल्स का होता है। इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन एलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव होता है। But medium particles do not travel with the travel of wave. मीडियम पार्टिकल अपनी जगह पर ही होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ नहीं चले जाते। मीडियम मूव नहीं करता, मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। अब नोटेबल बात है, व्हाट इज वेव फॉर्म ऑफ साउंड इन एयर? Question: what is waveform of sound in air? Your answer will be sound waves in air are longitudinal waves. Sound waves in air are longitudinal waves. अब वेव के बारे में हम अगली बात बता रहे हैं।